देते हैं इसको। ये जो पहली खबर है वो पीएम केयर्स को लेकर है। अब सवाल है कि पीएम केयर्स कहाँ से आ गया यहाँ पे। ये तो जब पहली वेव आई थी, फर्स्ट वेव आई थी, फर्स्ट वेव जब आई थी तभी आया था। और आप ध्यान रखिए ये जो फंड है इसको हेड करते प्राइम मिनिस्टर, और इनके साथ होम मिनिस्टर है इसमें, ठीक है, और इनके साथ डिफेंस मिनिस्टर है इसमें। लेकिन ये कोई सरकारी फंड नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट फंड नहीं है। मतलब इसके बारे में जो संसद है, संसद में बहस नहीं हो सकती। संसद में क्या नहीं हो सकती, बहस नहीं हो सकती। इट मीन्स ना ये आर्टिकल 266 में इसके बारे में है, और एक आर्टिकल ना 267 में इसके बारे में जिक्र है। इसका मतलब इसमें इसमें दिया है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में, और इसमें दिया है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में। आज सुबह से मतलब शाम से इतने सारे मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या है सर, क्यों है, क्लासेस क्या दिक्कत है। और अभी भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो व्हाट्सएप में टाइपिंग चली रही है बहुत सारे बच्चों की। चलिए, तो इसका मतलब ये जो पीएम केयर्स फंड है, इसको संसद में इसके लिए बहस नहीं हो सकती, वोटिंग नहीं हो सकती कि सरकार क्या करी। सरकार चाहे तो बताए, चाहे तो ना बताए, इतना ध्यान रखिएगा। अब पीएम केयर्स फंड का न्यूज में क्यों आ गया, क्यों जिक्र आ गया? बीच में तो ये आया था कि भाई इसमें थोड़ा, इससे जो वेंटिलेटर आ रहे हैं इससे, या जो फैसिलिटीज हो रही दी जा रही है उसमें कुछ दिक्कतें हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है, ये न्यूज में क्यों आया? अभी आप लोगों ने जाना होगा बहुत सारे बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया कोविड की वजह से। तो राज्य सरकार भी अपने स्तर पे काम कर रही, केंद्र सरकार भी अपने स्तर पे काम कर रही। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, उसका नाम है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए पीएम केयर्स। इस पीएम केयर्स में लोगों ने पैसा दान दिया है, और वो इनकम टैक्स पे उसको छूट भी मिली थी। ध्यान रखिएगा, इसमें जो आप लोगों ने डोनेशन दिया था उससे आपको टैक्स में छूट मिली थी, टैक्स में छूट मिली थी, है ना। ये सब स्टेटमेंट में आ सकता है। ये सब स्टेटमेंट में आ सकता है कि पीएम केयर्स में टैक्स में छूट मिलती है कि नहीं, बजट में ये इसमें चर्चा हो सकती है कि नहीं, संसद में इसमें बहस हो सकती है कि नहीं। और इसमें क्या क्या बात की गई, मोटी मोटी बात आप बस ध्यान रखिए। पहला कि जो बच्चों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया है उनको 10 लाख रुपए हर बच्चे के नाम पे सरकार अलग से निकाल देगी, और उसको 18 साल की उम्र तक स्टाइपेंड देगी, मंथली कुछ पैसा देगी। क्या देगी सरकार ने तय नहीं किया है, कितना अमाउंट देगी हमको नहीं जानना है, 2000 दे रही कि 500, हमें नहीं जानना। बस इतना जानेंगे सरकार ने पीएम केयर फंड से उन बच्चों के लिए कुछ योजना चलाई है जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है। और ये जब बच्चे 23 साल के होंगे तो जो 10 लाख रुपए का अमाउंट इनके नाम पे रोका गया था वो इनको एक मुश्त मिल जाएगा, 10 लाख रुपए। क्योंकि 23 साल की उम्र में अगर इसको कुछ काम करना है, धंधा करना है, कुछ और करना है, तो उसके लिए 10 लाख रुपए सरकार को लगता है कि ये मोर देन सफिशियंट है। और अगर ये बच्चा छोटा है, मान लो इसकी उम्र अभी पढ़ने वाली है, तो उसको उसको केंद्रीय विद्यालय में, प्राइवेट स्कूल में जहां भी एडमिशन होगा सरकार एडमिशन कराएगी, उसका फीस भरेगी, उसको यूनिफॉर्म देगी। वो सब जनरल बातें हैं, आप लोगों को समझ कि भाई छोटा बच्चा स्कूल जाएगा तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा, ये सब सरकार देगी, ठीक है। और अगर वो बच्चा चाहे कि भाई हमें कोई चीज सीखनी है, कुछ करनी है, वो सब सरकार करेगी। मतलब सरकार ने एक तरह से बच्चे को गोद ले लिया, इनडायरेक्टली गोद ले लिया, ठीक। बाकी चीज आपको नहीं जाननी। सरकार की जो जो फैसिलिटीज हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे उन सबकी फीस माफ हो जाएगी। बच्चा पढ़ेगा, प्रमोट होगा, जब 23 साल का होगा तो वो 10 लाख रुपए सरकार उसको देगी, एक मुश्त देगी। और 23 साल की उम्र तक आते आते बच्चे के लिए जो जो व्यवस्थाएं सरकार कर सकती है, जो सरकारी मशीनरी अवेलेबल है, उस हिसाब से उसको सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होकर रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। यस सर। अब जैसा सरकार ने एक स्कीम चलाई थी आयुष्मान भारत स्कीम, इसमें ये क्या स्वास्थ्य के लिए स्कीम है, भैया इस बच्चे का भी स्वास्थ्य देख सरकार करेगी, 5 लाख का बीमा इसका हो जाएगा। फिर अब भाई इसने माँ बाप को खोया है, तो फिर इसमें ये नहीं कहा जाएगा कि भाई आप जनरल है कि SC ST OBC, नहीं। वो सिंपल सा फंडा है, सरकार जो जो कर सकती है, सरकारी जो जो स्कीम है वो इसको मिल जाएगी, सरकारी जो जो स्कॉलरशिप है वो सब इसको मिल जाएगी। फिर यहाँ पे कास्ट का क्राइटेरिया नहीं आएगा, जाति का क्राइटेरिया नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपने माँ बाप को खो दिया है। तो ये थी पहली न्यूज।
और दूसरी न्यूज में चलते हैं, इसमें बोला गया है आरबीआई एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाने का काम कर रही है। देखो इसके साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जीएस प्रीलिम्स में तो काम का है और मेंस में जीएस का जो थर्ड पेपर इकोनॉमी वहाँ वहाँ का सेक्शन है। अब आरबीआई ने बोला है कि हम सेंट्रल बैंक, हम एक डिजिटल करेंसी में काम करेंगे। तो ये ऐसा आरबीआई ने क्यों कहा है? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी धूमधाम मचा रही है, दुनिया भर की गवर्नमेंट जो है क्रिप्टो करेंसी को मान्य कर रहे हैं कि हाँ हमारे देश में आप क्रिप्टो करेंसी यूज कर सकते हैं। सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल है जापान का। जापान ने अपने देश में क्रिप्टो करेंसी को मान्य कर दिया कि आप धूमधाम से यूज करिए, क्रिप्टो करेंसी से सामान खरीदिए बेचिए जो करना करिए। और जबकि हमारे देश में आरबीआई का स्टैंडर्ड नो 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 नो, मेरे देश में क्रिप्टो करेंसी नहीं चलेगी। जबकि आप लोग देख रहे हैं कितने सारे ऐड चलते हैं कि भाई क्रिप्टो करेंसी ले लो, ये कर लो वो कर लो। सरकार ने बोला है कि नो 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 नो, क्रिप्टो करेंसी नहीं चलेगी। अच्छा अब नहीं चलेगी तो क्या, आप कब तक बंदिश लगा दोगे? ये तो वही बात होगी कि बच्चे जूम से पढ़ाई कर रहे हैं और आप बोल रहे नहीं नहीं इंटरनेट चलाना गंदी बात है। या तो अपने आप को अपडेट करो आप, नहीं तो आप जब मतलब दुनिया से कैसे कम्पीट कर पाएंगे जब आपके पड़ोसी मुल्क जापान हो गया और उधर साउथ कोरिया हो गया, यूएसए हो गए, यहाँ तक कि अभी टेस्ला ने क्या बोला, आपके पास क्रिप्टो करेंसी है आओ हम आपको कार दे देंगे, ये एलोन मस्क ने कहा था। तो अब कारें बिक रही हैं, सब कुछ हो रहा है क्रिप्टो करेंसी से। और सबसे जो मेन क्रिप्टो करेंसी की आप जानते हैं वो है बिटकॉइन। तो धूमधाम तो मची हुई है। और हमारे देश की आरबीआई, क्योंकि आरबीआई कौन है, सेंट्रल बैंक है, देश की मॉनेटरी पॉलिसी को संभालने का काम इसका ही है, देश की मौद्रिक नीति को। और इसने बोला है कि हम भाई क्रिप्टो करेंसी जो जो अभी तक चली आ रही है उसको तो हम नो 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 बोलते हैं। तो आप नो 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 बोलते हो लेकिन ये हल तो है नहीं। या तो आप अपनी नई क्रिप्टो करेंसी बनाओ या तो कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ, लेकिन इस तरह आप ब्लैंकेट बैन नहीं कर सकते कि नहीं नहीं भारत में पैदा होगा तो तुम क्रिप्टो करेंसी यूज ही नहीं कर सकते, और करोगे तो जेल हो जाएगी। तो फिर आरबीआई को समझ में आया कि नहीं यार हमें कुछ ना कुछ नियम कायदे बनाने पड़ेंगे। भाई क्रिप्टो करेंसी क्या है, असल में डिजिटल करेंसी है, डिजिटल मुद्रा है। भाई दुनिया इसको यूज कर रहा है, हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी रखे हुए हैं, बिटकॉइन रखे हुए हैं। तो भाई पैसा तो है, लोग यूज भी कर रहे हैं, डाल भी रहे हैं। अगर हम इस तरह बंधन बना के रखेंगे तो ये लोग गलत तरीके से यूज करेंगे उस पैसे को। भाई बिटकॉइन की के को लेकर क्या दीवानगी आप जानते हैं, है ना। तो अब आरबीआई को समझ में आया कि नहीं यार हमें कुछ करना चाहिए। तो आरबीआई ने क्या, किस चीज पे काम करना शुरू किया है, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक की डिजिटल, अब सेंट्रल बैंक जब भी शब्द है समझ जाना आरबीआई, हमारे देश का केंद्रीय बैंक आरबीआई करता है। तो ये डिजिटल करेंसी के लिए कुछ काम करना शुरू करेगा, अभी कुछ किया नहीं है, इसने शुरू किया है। और इसकी डिजिटल करेंसी मतलब जो आपकी क्रिप्टो करेंसी है उसके हिसाब से काम करेगी, क्रिप्टो करेंसी जैसे। ठीक, कुल मिला के यही होगा, सरकार अपनी क्रिप्टो करेंसी निकाल देगी, उसका नाम मान लो रख देगी जैसे रुपी कॉइन मान लो रख दिया, तो भैया ये भारत सरकार की करेंसी है, आरबीआई इसको बैक करती है। असल में क्या है, जो ये क्रिप्टो करेंसी है या बिटकॉइन, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बिटकॉइन। इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, मतलब इससे कहते हैं नॉन रेगुलेटेड। इसको कोई कंट्रोल नहीं करता, कोई देश कंट्रोल नहीं करती, कोई सरकार कंट्रोल नहीं करती, कोई बैंक रेगुलेट नहीं करता। और हम ऐसे कैसे अलाउ करते? तो आरबीआई ने बोला कि हम एक डिजिटल करेंसी बनाने में काम कर रहे हैं, लेकिन हम उसको रेगुलेट करेंगे। तो यहाँ जो पहली इसकी शर्त है नॉन रेगुलेटेड, यानी ये किसी भी तरह की नियम कायदे कानून में नहीं बंधी है, कोई सरकार कोई देश कोई आदमी इसको रेगुलेट नहीं करता। आरबीआई ने बस इस नॉन को हटा के बोला हम इसको रेगुलेट करेंगे। देश की जनता को क्रिप्टो करेंसी चाहिए, डिजिटल करेंसी चाहिए, हम देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे उसको, हम उसको रेगुलेट करेंगे। इसके लिए वो काम करेगी आरबीआई। ये न्यूज थी। अब यहाँ तक की बात क्लियर हो तो रिप्लाई कर दो। यस सर। अब यहाँ पे पूछा है कि बेनिफिट्स क्या होते हैं डिजिटल करेंसी की, सब आप लोग जानते हो बेनिफिट्स क्या है। भाई अगर आप फिजिकल कैश लेके चलोगे, नोट लेके चलोगे, पानी गीला हो गया, बटुआ चोरी हो गया, कुछ हो गया, फटा निकल गया नोट, कुछ भी हो गया तो आप तो बेरंग हो गए। लेकिन आपका डिजिटल करेंसी है, आप डिजिटल करेंसी है या फिर डिजिटल वॉलेट है, तो आप तो बस मोबाइल लेके जाइए, आप पेटीएम फोन पे सबका उपयोग करके आप जो कर रहे हैं वो सब, मतलब अब आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। पहली चीज तो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस हो जाता है, मतलब तुरंत पेमेंट हो जाता है। भैया उसने बोला 67 रुपीज हुआ, आपने चाय पोहा खाया, लाइए 67 रुपीज दे दिया आपने, खुले का झंझट ही नहीं कि लो भाई खुले नहीं है, चाट मेलोडी ले जाओ, ऐसा आपको झंझट ही नहीं है, तुरंत होता है। दूसरा, करेंसी छापने में जो पैसा लगता है, करेंसी को एटीएम तक पहुंचाएगा, फिर डालेगा, फिर कोई निकालेगा, पूरी मशीन लगेगा, एसी चल रहा है एटीएम में, बैंक में क्लर्क लगा है उसको गिनने के लिए, सारा मैनेजमेंट रिप्लेस हो जाता है। ये पैसा बच गया सरकार का, बार बार करेंसी छापने का पैसा बच गया। उसके बाद अब समय की मांग ये है कि आप ऐसा नहीं कि किसी की जेब में पैसा नहीं है तो उसका काम नहीं होगा। अब समय की मांग ये है कि सरकार डिजिटल करेंसी में आए। आज आप देखो ये पेटीएम जो है या गूगल पे जो है,
ये सब प्राइवेट है। फिर सरकार को समझ में आया तो उन्होंने भारत पे कहता हूँ सॉरी, सरकार को समझ में आया तो उसने भीम भीम यूपीआई बनाई। फिर अब बैंक लोग आ गए, लेकिन शुरुआत में तो पेटीएम फोन पे ने धूमधाम मचाई थी। फिर बाद में देख के लगा कि जनता ने इसको हाथों हाथ लिया। और आज भी मैं आपसे बोलूँ कि भैया 50,000 रुपये बगल वाले को देना, तो आप बोलोगे यार 50,000 देना है ना, एक काम करो मैं पेटीएम से ट्रांसफर कर दूंगा या फिर नेट से ट्रांसफर कर दूंगा। क्यों? कौन लेके जाए 50,000 रुपया? कोई रास्ते में डकैती मार ले तो, जब जाए पैसे तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ इसके है कि भैया क्राइम से बचेंगे और डिजिटल करेंसी को ट्रैक कर सकते हैं, कोई इसमें काला धन होता ही नहीं है। भैया खाते से पैसा कटा है, पता है कि भाई खाते में था इसलिए कटा है, ये सब चीज़ है, इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं। और इसी का उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, इसके ड्रॉबैक्स हो जाएंगे। मतलब डिजिटल करेंसी कोई ड्रॉबैक नहीं, बस यही है कि कभी किसी ने हैक कर लिया सिस्टम, कभी किसी हैकर ने आपका हैक कर लिया, डिजिटल फ्रॉड हो जाते हैं, साइबर बुलिंग हो जाती है, साइबर क्राइम हो जाते हैं, आपसे ओटीपी मांग लेते हैं, ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला है कि डिफरेंस क्रिप्टो करेंसी और इसमें बस एक डिफरेंस मोटे मोटे पे जानो, क्या? इसको रेगुलेट करेंगे, इसको संभालेंगे, इसको कोई रेगुलेट नहीं करता, नॉन रेगुलेशन है। ये सेंट्रलाइज होगी, मतलब इसको सेंट्रलाइज होगी, मतलब आरबीआई या कोई और देखा कि ये नॉन सेंट्रलाइज होगी। ये सारी चीजें, सिंपल सी बात, उसी को इसने एक दो पैरा में लिख दिया। अब ये न्यूज क्लियर होगी, रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। देखो ये जो बातें हैं इसको मैं एक लाइन में लिखवा सकता हूँ, लेकिन फिर आप लोगों का मन नहीं भरेगा ना, आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। इसलिए चित्रांश गुप्ता कह रहे हैं आप पॉलिटी पढ़ा रहे हो सर। कहाँ पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ अभी। सर वो बहुत पहले मैसेज किया था स्टार्टिंग में। अच्छा, पॉलिटी की क्लास कल से लूंगा मैं सुबह 8:30 बजे, और वो लूंगा राजवाड़ा के लिंक से। ठीक है, अब ये हनी मिशन के बारे में बात करते हैं। हनी मिशन क्या है? हनी तो आप सब जानते हैं, शहद। ठीक है, पहली चीज तो ये आया कहाँ से? तो जीएस प्रीलिम्स में तो ठीक है, और जीएस का जो पेपर 2 है उसमें जो देश की सरकार की पॉलिसीज हैं और इकोनॉमी का भी ये पार्ट है, और जीएस पेपर 2 का भी ये पार्ट है। अब इसके बारे में जान लेते हैं हनी मिशन क्या है, और इसको ये जो लॉन्च की है खादी विकास, ये क्या है? ये इसका लोगो है, बहुत कुछ अपना लोगो कह रहा है, खादी इंडिया हनी मिशन चला रहा है, लोगो ही कह रहा है। यहाँ पे लिखा है एक मधुमक्खी अपने जीवन काल में 90,000 माइल उड़ती है। एक माइल में 1.6 किलोमीटर होता है, मतलब मोटे तौर पर समझ लो आप 1.5 लाख किलोमीटर उड़ती है। एक मधुमक्खी अपने जीवन में 1.5 लाख किलोमीटर उड़ती है, और इतना ही वो अगर जितना उड़ती है उसमें वो धरती के 3 चक्कर लगा सकती है। और इतना उड़ने के बाद सिर्फ वो 1 पाउंड हनी बना पाती है। 1 पाउंड मतलब मोटे तौर पे 450 ग्राम, मतलब 1.5 लाख किलोमीटर बेचारी चली है, लेकिन बना कितना पाई? इतना हनी बना पाई एक मधुमक्खी। ठीक है, कितना उड़ी बताओ, ये गजब। ये वही उन्हीं का कटआउट है ये। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी पिक्चर्स मिले वो ऑथेंटिक मिले। देखो ये पीआईबी ने इसको ट्वीट किया था, भारत सरकार ने ट्वीट किया था, तो वैसा ही कटआउट हम लोगों ने लिया है। अब इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। भाई हनी मिशन प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि पहली बार चालू हुआ है, 2017-18 से चला आ रहा है। इसको चलाने वाला जो मंत्रालय है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी लघु एवं मध्यम उद्योग जो मंत्रालय है वो चलाता है। अब इसके अधीन एक पूरी संस्था है, इसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC। पहले ये सिर्फ खादी कपड़े बेचा करती थी। अब ये इसके नाम से समझ में आ रहा है कि गांव ग्राम स्तर में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं गांव के स्तर पे, भाई कोई मटका बना रहा है, कोई झाड़ू बना रहा है, कोई झुआ बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई गमछा बना रहा है, इन सारी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए ये है। और इनका तो बाकायदा एक ऑनलाइन पोर्टल भी बना हुआ है, उसमें इस तरह आपका अमेजोन है, इस तरह फ्लिपकार्ट है, उस तरह KVIC की भी एक पोर्टल है, उससे आप जाके इनके द्वारा बनाई हुई चीज खरीद सकते हैं। और यही एक सच्चा ट्रिब्यूट होगा सरकार के लिए भी, देश के लिए भी, कि आप अपने देश के लोगों के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये जो खादी विकास इंडस्ट्रीज कमीशन है ना, इससे जुड़े कौन लोग हैं आप देखिए, देश के किसान, देश के आदिवासी, और जो बेरोजगार ग्रामीण स्तर के जो यूथ है जो बेरोजगार है, वो सब लोगों को सरकार यहाँ पे ट्रेनिंग देती है। स्किल इंडिया मिशन के तहत इनको ट्रेनिंग दी जाती है, भाई आप ये काम कर लीजिए। और उसके बाद ये जब प्रोडक्ट बनाते हैं, ये जो उत्पाद बनाते हैं ना, उसको फिर KVIC ना
अपने पोर्टल के माध्यम से इसको बिकवाती है, उनको पैसा ही मिलता है। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और सरकार मधु यानी हनी मिशन को बहुत तेजी से प्रमोट कर रही है, क्योंकि पहली चीज तो जो मधुमक्खी होती है, अगर वो स्वस्थ है, अगर वो स्वस्थ है तो वो क्या करती है, आप लोगों ने सुना होगा कि फूलों से रस ये चुनती है। तो फूलों से जब ये रस चुनती है तो जो फूल है या फिर मोटे तौर पर जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और अगर प्लांट अच्छा ग्रोथ करेगा तो एनवायरनमेंट अच्छा होगा, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी अच्छा होगा, और उससे हमें हनी मिल ही रहा है। हनी से आपका शुगर नहीं बढ़ता, हनी से आपका कैलोरी इनटेक जीरो रहता है। इससे ये जो हनी है, अच्छा इसमें एक हनी है, एक बहुत फेमस हनी है, इसमें अगर जिक्र होगा तो ठीक है तो बता दूंगा उसके बारे में। इससे जो ग्रामीण स्तर के लोग हैं उनको अच्छा खासा रोजगार मिल जाता है, उनको पैसे मिल जाते हैं, उनको पलायन नहीं करना पड़ता, माइग्रेशन नहीं करना पड़ता। क्योंकि अभी हमने देखा यूपी बिहार के बहुत सारे लोग मुंबई दिल्ली में रहते थे, और उन्होंने फिर जैसे उनकी घर वापसी हुई आप देखेंगे, अगर उनके गांव में ही उनको हम अच्छा काम दिलाते तो वो क्यों मुंबई दिल्ली आके काम करेंगे 10-20 हज़ार रुपए। एक अच्छा इनिशिएटिव है। आपने उन्हीं लोगों को जिस चीज में हुनरमंद है उस चीज में उनको ट्रेनिंग दी, उनको आपने उस लायक बनाया कि वो कोई उत्पाद बना सकते, और उस उत्पाद को केवीआईसी द्वारा प्रमोट किया गया, हमारे आप तक पहुंचाया गया, और हमने उनको कंज्यूम किया, और इसके बदले हमने उनको पैसा दिया, और इससे ये अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, आदिवासी हैं, जो फार्मर हैं, वो अपने घर में ही रहे, उनको पैसा मिल गया। तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है, जो हनी मनी मिशन है, इसके लिए सरकार बी बॉक्सेस यानी जो मधुमक्खी के डिब्बे होते हैं जिसमें मधुमक्खी को पाला जाता है, उनको सरकार प्रोवाइड कराती है सब्सिडाइज रेट में। और यहाँ पे फिर शहद बनता है, और उस शहद से क्या करते हैं, सरकार को भी फायदा, एनवायरमेंट को भी फायदा, और ग्रामीण अंचल लोगों को भी फायदा। ठीक है। असल में क्या है, एमएसएमई जो मंत्रालय इसने एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला स्कीम बनाई है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बनाया, उसका नाम है स्फूर्ति। स्फूर्ति मतलब क्या होता है, जोश। स्फूर्ति का हिंदी में देखो तो इसका मतलब होता है जोश, थोड़ा सा इसमें है ना। और इस स्फूर्ति का एक फुल फॉर्म भी है स्कीम। एक तो क्या है, मोदी सरकार की अच्छी बात या बुरी बात है, हर चीज का शॉर्ट फॉर्म होता है, तो शॉर्ट फॉर्म रख देती है और फुल फॉर्म हमें पढ़ना पड़ता है, लेकिन एक बार देखना जरूरी है। इसका फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। अब इसके नाम में देखो क्या लिखा है, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, यानी जो भी परंपरागत उद्योग थे हमारे देशों के, हमारे ग्रामीण अंचल की, उनको वापस जिंदा करना है, रीजनरेशन करना है, वापस जिंदा करना। भाई कहीं पे बहुत अच्छी अगर कंघी बन रही है तो कंघी का उद्योग वापस जिंदा करे, कहीं बहुत अच्छी पॉटरी बन रही है तो पॉटरी, कहीं बहुत अच्छा मेटल वर्क बन रहा है, आर्ट वर्क बन रहा है, कहीं बहुत अच्छी चप्पल बन रही है, कहीं बहुत अच्छे एक तरह से हम कह ले कि खिलौने बन रहे हैं, तो उसको जिंदा करने के लिए एक फ्लैगशिप प्रोग्राम। मतलब एक तरह से जैसे कहते नहीं कि बारिश में छाता है और छाते के नीचे 2-3 लोग खड़े हो जाते तो सब बच जाते हैं, तो इसे कहते, ऐसी स्कीम को कहते हैं अम्ब्रेला स्कीम। मतलब इसके अंदर कई सारी स्कीम चलती है, क्योंकि इसका नाम क्या है, हर स्तर की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है ग्रामीण स्तर पे, उनको हमें रीजनरेट करना है। मतलब अगर लोगों ने वो काम भूल गए हैं, लोगों को उस काम का पैसा नहीं मिल रहा है, तो लोग उस काम को नहीं करेंगे, तो सरकार उनको प्रोत्साहित करती है कि नहीं आप वो काम करिए, हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। और इसी के अंतर्गत हम जैसे हनी मिशन प्रोग्राम है वो इसी के अंदर आएगा, क्योंकि इसका काम क्या, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को बूस्टअप करना। और ये मधुमक्खी जो पालन है या शहद उद्योग है, ये तो इसी के अंदर आता है ना भाई। गांव के कुछ लोग हैं जो शहद बनाने का काम करते हैं, कुछ लोग चप्पल बनाने का काम करते हैं, कुछ लोग जैसे कुल्हाड़ी बनाने का काम करते हैं, कुछ लोग खिलौने बनाने का काम करते हैं। तो ये सारे काम को प्रमोट करने का जो मेन जिम्मा है वो स्फूर्ति के अंदर है। और स्फूर्ति किस मिनिस्ट्री के अंदर है, एमएसएमई के अंदर है। ठीक है। अब इसका कितना रुपया दिया गया, क्या दिया गया, ये सब आपको नहीं जानना है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक। बस सरकार ये है कि जब भी सरकार ग्रामीण स्तर में कोई काम करती है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, जिन्हें कहते हैं स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह बनवाती है। असल में होता क्या है, जैसे सरकार गांव में, मान लीजिए आप ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बने, आप किसी गांव में पहुंचे, आपके क्लर्क ने बोला सर ये जो गांव है ना, यहाँ की महिलाएं बहुत अच्छी साड़ी बनाती, तो आपने पूछा अच्छा साड़ी बनाती हैं, किस चीज़ की बनाती हैं, तो आपने बोला सर कॉटन की बहुत अच्छी साड़ी बनाती हैं, लेकिन पिछले 25 साल से यहाँ पे कोई बना नहीं रहा है क्योंकि इन लोगों को साड़ी की अच्छी कीमत नहीं मिलती। अब आप मान लीजिए उस क्षेत्र के एसडीएम है, तो आपने बोला एक काम करो हमारी मीटिंग करवाओ यहाँ पे। तो उसने पंचायत मतलब उससे सरपंच से बात की, सरपंच ने बोला कि ठीक है परसों साहब आ रहे हैं, आप सब लोग आइए, आप लोगों के लिए आप लोगों से बात करेंगे। अब आप पहुंचे उस दिन। अब उस दिन क्या हुआ, लोगों से आपने पूछा भाई आप लोग बहुत अच्छी साड़ी बनाते थे। हर चीज का ईयर मत जानो प्रिया, जिसका जरूरी होगा मैं बताऊंगा। यूपीएससी हर चीज में स्टैटिक नहीं पूछता। तो मैं कहानी सुनो। तो आपने पूछा गांव वाले से, यार हमने सुना है कि आपके गांव में बहुत अच्छी साड़ी बनती थी सिल्क की, लेकिन आप लोग बनाते नहीं। तो गांव की महिला ने बोला सर हम लोग बनाए भी तो मेहनत लग जाती है, 500 रुपए की साड़ी में बिकती है नहीं, कहाँ बेचने जाएंगे, गाँव की महिलाएं हैं। तो आपने बोला अच्छा ठीक है,
तो आपने फटाफट एक फंड रिलीज करवाया सरकार से बात करके कि यार यहाँ पे 20-30 हज़ार रुपए का फंड दो, एक 50 हज़ार का, हर महिला को आपने 2-3 हज़ार रुपए दिए। बोला पहले तो आप ग्रुप बनाइए, आप कितनी महिलाएं, तो सब उन्होंने बोला हम 20 महिलाएं हैं। तो बोला ठीक है, आपके 2 ग्रुप बना देते हैं, 10 महिलाओं का अलग, 10 महिलाओं का अलग, और हर ग्रुप को हम 20-20 हज़ार रुपए दे रहे हैं, आप साड़ी बनाइए, कॉटन में दे रहे हैं, आप साड़ी बनाइए, आपकी साड़ी बिकवाने का काम हमारा। आप SDM है उस इलाके के, आपने बात की, आपको पता है इस स्फूर्ति स्कीम के बारे में, आपको KVIC के बारे में पता है, आपने KVIC को मेल किया, लेटर दिया, बोला कि हमारे यहाँ हमने कुल 200 साड़ी बनवा ली है और हम चाहते हैं KVIC आप इसको अपने पोर्टल में डालिए। तो KVIC वाले आएंगे, इसकी फोटो खींच के अपने पोर्टल में डाल देंगे, फिर हो सकता है हमारे आप जैसे लोग इस पोर्टल में जाके साड़ी ऑर्डर करते, धीमे धीमे साड़ी फेमस हो जाए। तो आपने उस गाँव की जो ट्रेडिशनल चीज़ है उसको जिंदा कर दिया। ऐसे ही तो आप लोग ग्रास रूट लेवल में जाके काम करोगे। ठीक है, ये स्कीम पढ़ने का मेन मोटिव यही कि आप जाने सरकार कर क्या रही है, क्योंकि अगले साल 2 साल 3 साल बाद जब आप फील्ड में उतरे तो आप ये मत बोले कि हमें तो पता ही नहीं सरकार काम कैसे करती। तो ये जो स्कीम है ये क्लियर हुई, आप लोगों को रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये कोई नया चीज है, मिशन है भाई, हनी बनाने वाला मिशन ऐसा नहीं कि ये सरकार करेगी, पहले से करते आ रहे हैं, नेशनल बी कीपिंग मिशन है, हनी मिशन चल ही रहा है ना। तो ये सब चीज है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया, इस तरह एग्जांपल आप एथिक्स पेपर में कोड कर सकते हैं, तो इंटरव्यू में कोड कर सकते हैं कि आपको बना दिया तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। खैर, अगली न्यूज में चलते हैं। मैं तेज तो नहीं जा रहा हूँ, रिप्लाई कर दो। नो सर। नो सर। अगली स्कीम है आदर्श स्मारक स्कीम, नाम में लिखा है आदर्श स्मारक स्कीम। स्मारक मतलब भैया कोई मॉन्यूमेंट, आदर्श मतलब ये ऐसा मॉन्यूमेंट होगा, ऐसी इमारत होगी जो बाकी मॉन्यूमेंट को या बाकी लोगों को प्रेरणा दे कि यार वाओ ये तो आइडियल है। अब ये किसका पार्ट है, ये GS पेपर 1 का पार्ट है, हिस्ट्री एंड कल्चर GS पेपर 1 में आता है, उसका पार्ट है ये। अब क्या हुआ, क्या ये स्कीम इंटरनेशनल है कि नेशनल है? नहीं, ये स्कीम हमारी नेशनल स्कीम है। मोदी जी जब चुनाव जीत के आए थे 2014 में, तो उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था, और इसका मेन मोटिव ये था कि हमारे देश में जो भी ऐसी इमारतें, क्योंकि हमारा देश बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, हम लोगों ने ऐसी ऐसी आर्किटेक्चरल चीजें बनाई कि दुनिया दंग रह जाती कि यार ऐसे कैसे बना दिया। लेकिन सरकार का कुछ ध्यान नहीं था, कि हम अपनी आपस के जीवन में इतना अटक गए थे कि हम इन मंदिरों को निगलेक्ट कर दिया था, इन आर्किटेक्चर मार्वल्स को निगलेक्ट कर दिया था हमने। तो सरकार ने 2014 में एक स्कीम लॉन्च की, आदर्श स्मारक स्कीम, और उसके तहत सरकार ऐसे ऐसे मॉन्यूमेंट्स को ढूंढती है जो कि बहुत अच्छी उनकी आर्किटेक्चरल डिजाइन है, उनका रिलीजियस बहुत ज्यादा महत्व है, डिवोटी बहुत ज्यादा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, श्रद्धा वाला भाव है, तो सरकार ये स्कीम लाई। अब इस स्कीम में नई नई जो इमारतें हैं जुड़ती जाती है। अब इसमें क्या जुड़ी है, ये जो आप देखिए यहाँ पे नागार्जुन कोंडा एक जगह है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे बुद्धिस्ट धर्म के सलीहुंडम और वीरभद्र टेम्पल जो लेपाक्षी का है, इसको आधार स्कीम में लॉन्च किया, मतलब जोड़ा गया है। अब वीरभद्र जो टेम्पल है, वीरभद्र ये विष्णु का टेम्पल है और लेपाक्षी में है। लेपाक्षी एक चीज के लिए और फेमस है, लेपाक्षी जो मंदिर है वहां पे एक ऐसा पूरा क्या है, एक पिलर है जो उठा हुआ है। कभी देखना, लेपाक्षी के मंदिर बहुत फेमस है, सवाल बहुत उठता है, लेपाक्षी मंदिर में एक पिलर है जो उठा हुआ है हवा, मतलब इसके अंदर से आप रुमाल डाल के इधर से निकाले तो निकल जाती है, ये हवा में एक पिलर पूरा लेपाक्षी, करना गूगल में देगा। तो लेपाक्षी तो वैसे बहुत फेमस है, लेकिन ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है क्योंकि सलीहुंडम किस धर्म से जुड़ा हुआ है, या मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। तो नागार्जुन कोंडा जो है वहां पे बुद्धिस्ट रिमेन्स है सलीहुंडम में, यानी बुद्धिस्ट धर्म से जुड़े हुए। देखो बौद्ध धर्म में क्या है, वहां पे स्तूप की मान्यता है। स्तूप मतलब क्या, स्तूप मतलब जहाँ पे बौद्ध धर्म जो धर्म गुरु है ना, उनके कुछ अवशेष रखे गए, उसे कहते हैं स्तूप के अंदर रखे जाते हैं। इंग्लिश में अवशेष को कहते हैं रेलिक्स, रखे गए रेलिक्स। तो जो भी बौद्ध गुरु हुए हैं उनके रेलिक्स रखे जाते हैं, उनके अवशेष रखे जाते हैं, स्तूप के अंदर रखे जाते हैं। तो ये सलीहुंडम में भी कोई ना कोई स्तूप होगा, या फिर कुछ जहाँ पे कोई बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी भिक्षु होगा, उसके रेलिक्स रखे गए। इतना आपको नहीं घुसना किसके रखे गए, कौन सा बौद्ध भिक्षु था, ये नहीं जानना, बस इतना जानो सलीहुंडम बुद्धिस्ट धर्म से जुड़ा हुआ है, और ये आपको आंध्र प्रदेश में है। और नाम क्यों आया, क्योंकि आदर्श स्कीम में जुड़ा गया। इस स्कीम में सरकार ने एक चीज और की, इसके तहत सरकार ने कॉन्सेप्ट निकाला था अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम। जैसे आप लोग इंदौर में चिड़ियाघर कभी गए होंगे तो आप लोग देखते होंगे वहाँ लिखा रहता है इस शेर को इन्होंने गोद लिया है, इस भालू को इन्होंने गोद लिया है, और उसका बकायदा वो पैसा पे कर देते, भाई एक शेर एक महीने में कितने खाता है। तो ऑफिसर ने बोला कि सर एक महीने में 50,000 का खाता है,
तो मैंने बोला ये पकड़ो 1.5 लाख रुपए का चेक, 3 महीने हम खिलाएंगे सेब, तो फिर आपका नाम लग जाएगा। अगले 3 महीने इन्होंने अडॉप्ट किया। तो सरकार ने भी अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम निकाली थी कि भाई मान लो कोई मंदिर है, मान लो ताजमहल है, लाल किला, कुछ भी, अब उसमें खर्चा होता है उसको मेंटेन करने में। तो सरकार ये 2-3 साल पहले स्कीम निकाली थी कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग हैं या बड़े बड़े लोग हैं वो अडॉप्ट कर ले। तो उस समय बहुत फेमस हुआ था कि भाई डालिया ने इसको अडॉप्ट किया है, रिलायंस ने इसको अडॉप्ट किया, मतलब भैया जितना खर्चा आपका साल भर का बता दो, चेक ले लो हमसे, अगले 1 साल का, अगले 6 महीने का इस पूरे मॉन्यूमेंट का हम खर्चा उठा लेंगे। तो ये भी चला था पहले। किसी आदर्श स्मारक में अगर वो आता है तो सरकार के अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम में आप उसको ले सकते हैं, लेकिन पूरी स्मारक को लेना बहुत खर्चे का काम है। अभी आप लोग या हम भी उस लायक नहीं है कि पूरे मॉन्यूमेंट को किराए पे ले लें। अब सवाल ये है कि भाई किसके अधीन आता है? सिंपल सी बात है भाई, संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। जब संस्कृति के पेपर का सवाल ही है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अधीन आए। ठीक है, हमारे देश में एक आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, और जिसको कनिंघम ने बनाया था 1856 में, जॉर्ज जेफ कनिंघम ने बनाया था। और आज भी हमारे देश की बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट्स है जो कि हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस के, उसको ASI उसको संरक्षित रखती है। आप उस मॉन्यूमेंट्स में जाते हैं तो बाकायदा टिकट कटती है, उस टिकट में लिखा रहता है ASI ये टिकट काट रहा है। और ये जो आदर्श स्कीम में जैसे सरकार ने मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सरकार ने देखा कि भैया इंदौर के पास या महेश्वर का मान लीजिए उन्होंने एक मंदिर उठा लिया, अब उसको आदर्श स्कीम में सरकार ने डाल दिया, तो फिर ASI को काम मिल जाता है कि भाई इसको आप मेंटेन करिए, कुछ पैसा लगेगा तो सरकार देगी। कुल मिला के सरकार का आदर्श स्कीम का मेन मोटिव ये है कि इस इमारत को, इस इलाके को जनता जाने, जनता आए, जनता भी घूमे, हमको भी कुछ टिकट अर्निंग हो, और हम अपनी जो कंपोजिट विरासत है, जो हमारी जिसे कहते हैं हेरिटेज है, कंपोजिट हेरिटेज, उसको हम मेंटेन करके रख सकें। इसलिए सरकार ने सब किया है। वही चीज़ मैंने इनसे बता दी। ठीक है, और जब कोई चीज़ आदर्श हो जाती है तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत वो आ जाती है, वहाँ साफ सफाई होती है, वहाँ पे लोगों का पहुँचना आसान हो जाता है, रोड बन जाती है, यूजर फ्रेंडली हो जाती है, टेक्नोलॉजी वहाँ पे डाल दी जाती है, आप उसके टिकट ऑनलाइन कटा सकते हैं, ये सारी चीज़ सरकार कर देती है। तो आदर्श स्कीम में क्या नया एडिशन है ये जान लीजिए बस। क्लियर हुआ? रिप्लाई कर दीजिए। यस सर। तो भैया ये MP की न्यूज़ है, कल्चर का पार्ट है। यूनेस्को सहेजेगा ग्वालियर और ओरछा की धरोहर। असल में यूनेस्को ने एक अलग से कैटेगरी बनाई थी, उसका नाम था हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट स्कीम। देखिए यूनेस्को की एक जो कैटेगरी है उसे कहते हैं विश्व विरासत स्थल, वो तो अलग है। विश्व विरासत स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो तो अलग चीज है, उससे इसको कंफ्यूज मत करना कि नहीं लड़े आओ कि नहीं सर ये तो ओरछा यूनेस्को साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया, नहीं, उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। अभी इसकी जो कैटेगरी है वो है हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट स्कीम। मतलब कुल मिला के मुद्दा ये है कि चाहे ओरछा जाओ चाहे ग्वालियर जाओ, इसके आसपास की जो बसाहट है, इसके किले के आसपास या इस मंदिरों के आसपास जो लोग रहते हैं, जो बसाहट है वो कई सदियों पुरानी है, वो कई सदियों पुरानी है। तो और जो इनकी बसाहट है वो ये इस बात का गवाह है कि यहाँ पे हजारों सालों से लोग रहते आ रहे हैं। तो एक तरह का, और आज ये इलाका शहर बन गया है इसलिए अर्बन हो गया है, ये शहरी इलाका है, लेकिन यहाँ की जो बसाहट है वो बहुत पुरानी है। मतलब है ये शहर, वर्तमान में आज ये शहर है, लेकिन इनका जो बसाहट है, इनका जो जिस तरह के घर बने हुए हैं वो बहुत पुराने हैं। इसलिए इसको एक कैटेगरी में डाला गया। दुनिया भर के ऐसे शहर ढूंढे गए जो बहुत पुराने बसाए गए हैं, और लोग आज भी उसी बसाहट में रह रहे हैं या उसी तरह रह रहे हैं, और लेकिन है वो बहुत पुराने। मतलब कहने को आज वो शहर है, जैसे ग्वालियर कहने को आज सिटी है, लेकिन इनकी जो बसाहट है किले के आसपास, ये पूरा ग्वालियर नहीं रखा इन्होंने, पूरा ओरछा इन्होंने नहीं रखा। ओरछा में जो राम राजा का मंदिर है और जो छतरी है बुंदेला की, उसके आसपास की जो बसाहट को इसने रखा है, कि वहां पे जो बसाहट है, वहां पे जो लोगों का जो घर का पैटर्न है, जो जिस तरह की दीवारें बनी है वो बहुत पुरानी है, इसलिए इन दो कैटेगरी को रखा गया। यूनेस्को का जैसे मुख्यालय की बात की जाए तो वो आपको पेरिस से मिलेगा। अभी परसों की न्यूज़ है, यूनेस्को ने रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। वो नेक्स्ट न्यूज़ जब आएगी तो हम क्लियर करेंगे क्या होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि वहाँ पे आज भी जो पुराने जमाने का रहन सहन था, खान पान था, कल्चर था, फूड था, लाइफ स्टाइल थी, वो सब आज भी मेंटेन है, इसलिए उसको रखा गया है। और ये हमने 2020 में उनको दे रखा था, अब जाके इसका रिपोर्ट आया है। तो 2020 में भी हल्ला हुआ था, उस समय करंट अफेयर्स में यही चीज था, अब जाके इसको ये दर्जा मिल गया।
ग्वालियर की बात करें तो वर्तमान में तो आज सिंधिया लोग रहते हैं, लेकिन सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार रह करते थे, उसके बाद तोमर वंश रहते थे, फिर बकील कछवार रहते थे, उसके बाद सिंधिया लोग। और सिंधिया ये तो जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा उनको पता होगा सिंधिया यहाँ पे कैसे आए। और ओरछा की अगर बात करें तो ओरछा को बुंदेलाओं की राजधानी कहा जाता है, और छत्रसाल जो थे उन्होंने इसको बसाया था, उसके बाद उनके बेटा 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 आते हुए यहाँ सब काम किए थे। यहाँ पे आप देखेंगे जहांगीर महल बहुत अच्छा बना हुआ है, राम राजा महल। ये इकलौता ऐसा टेम्पल है पूरी दुनिया में जहाँ पे राम भगवान नहीं है, राजा है। पूरी दुनिया में ऐसा इकलौता टेम्पल है जहाँ पे भगवान, राम को भगवान का दर्जा नहीं मिला, राजा का दर्जा मिला है, राम राजा टेम्पल। और सबसे बड़ी बात, ओरछा कभी आप जाएंगे तो वहाँ पे 4 बार जो ओरछा की पुलिस है ना, इस मंदिर में आके जिसे कहते हैं ना तोपों की सलाम, तोप तो नहीं है मतलब बंदूक की सलामी देती है। मतलब ओरछा का एडमिनिस्ट्रेशन भी, कभी आप ओरछा के एसडीएम बनने का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे ओरछा का प्रशासन माना जाता है कि राम राजा चला रहे हैं। वहाँ पे जो प्रशासन है लिटरली प्रशासन भी इनको राजा मान के इनको राजा जैसा बर्ताव करता है। दिन में 4 बार हवलदार आएगा वहाँ पे मंदिर के पास आएगा और वो फायर करेगा, जैसे सैल्यूट करने के लिए पहले सैल्यूट मारेगा भगवान को, क्योंकि वहाँ भगवान नहीं है, वहाँ वो राजा माना जा रहा है। देखना कभी, सब वीडियो में सब मिल जाता है, ठीक है, ये सब चीज मिलता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर है वहाँ जाओ, ओरछा बहुत बढ़िया शहर है, ठीक है। तो हिस्टोरिक लैंडस्केप जो है, जैसे मैंने बोला, ये कैटेगरी बहुत पुरानी है, ये 2011 में यूनेस्को ने इसको अपनाया था और इस कैटेगरी में दुनिया भर के देशों को चुना गया है। अभी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर 2 बड़ी चीजें आ रही। एक तो एक लिवरपूल शहर है, लिवरपूल, जहाँ से अंग्रेजों के जमाने में नमक आया करता था हमारे देश में, लिवरपूल, उसका विश्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा छीन लिया गया इससे। और जो हमारा रामप्पा मंदिर है, रामप्पा मंदिर, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है। ये अभी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट स्लाइड में हम क्लियर कर लेंगे, क्या है बता देंगे सब कुछ। तो ये है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी अब ना से तो अच्छा ही है। तो ये जान लीजिए कि भैया ये ओरछा और ग्वालियर को लैंडस्केप कैटेगरी में यूनेस्को ने क्या दिया है, उसको शामिल कर लिया। क्लियर हुआ? सभी को रिप्लाई करिए। यस सर। जी अब ये सर। दोनों परम मित्र की फोटो आपको दिख रही है, क्या हुआ है, क्या हुआ इनको, ऐसे क्यों न्यूज आ गई? इंटरनेशनल रिलेशंस का है, जीएस पेपर 2 में आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध से मिलेगा। यहाँ पे क्या है, चाइना ने एक इनिशिएटिव शुरू किया, चाइना ने एक पूरा एक तरह से ग्रुपिंग बनाया, उसका नाम है साउथ एशियन इनिशिएटिव। यानी इसमें कई सारे देशों को बोल रहा है कि आओ साथ मिलो। और शुरू किसने किया? चाइना ने, यानी चाइना की बैकिंग है, चाइना शुरू किया। भारत को भी आया ऑफर, मोदी जी को आया, मोदी जी ज्वाइन करोगे क्या? हमने मना कर दिया, लेकिन अब यही न्यूज बन गई, इसलिए हमको क्लियर करना है। वैसे मोदी जी ज्यादा सुंदर लग रहा है शी जिनपिंग से। अब क्या हुआ, जैसे देखिए, मैं सवाल यही था कि चाइना ने एक साउथ एशियन इनिशिएटिव बनाया, तो ध्यान रखिएगा साउथ एशियन इनिशिएटिव ये ग्रुपिंग है, यानी जो दक्षिण एशियाई देश है, दक्षिण एशियाई देश में कौन कौन आएगा? तो आसियान कंट्रीज है ना, आसियान, इसमें ऐसी मतलब क्या होता है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट होता है। और जो हमारा सार्क है, इसका मतलब क्या होता है, साउथ एशियन। एस मतलब साउथ, ए मतलब एशियन, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मोटे तौर पे आसियान और सार्क कंट्रीज को मिला दो तो जो देश मिलते हैं उन्हें कहते हैं दक्षिणी देश, दक्षिणी देश, है ना। तो चाइना का ये था कि भैया इसने बवाल तो कर ही दिया दिक्कत करके, अब ये अपना जिसे कहते हैं ना फेस सेविंग कर रहा है दुनिया भर में, शरीफ बन रहा है कि ठीक है हम कुछ करेंगे, हम अच्छा करेंगे सबके लिए। तो इसने एक इनिशिएटिव शुरू किया, और इसलिए शुरू किया कि भाई कोविड-19 की वैक्सीन सब देशों को देंगे, और जहाँ गरीबी फैल गई है उसकी गरीबी दूर करेंगे। ये तो वही बात है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को गई, खैर गई तो गई, अब चाइना है वो बिल्ली, तो इसने शुरू किया। अब बांग्लादेश ने इसको ज्वाइन कर ही लिया, ठीक है। अब बांग्लादेश ने हमारे भारत को भी बोला, भारत भारत साथ ज्वाइन करोगे क्या? तो जवाब तो सबको पता है कि भारत ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन हमको बकायदा प्रपोजल आया बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि बांग्लादेश पहले ज्वाइन कर ही लिया था। चाइना सामने से थोड़ी ना बोलता कि भाई इंडिया ज्वाइन करो क्या, तो चाइना ने कोहनी मारी बांग्लादेश को, बांग्लादेश पूछ लो भारत से आ रहा हो तो आ जाए अपनी टीम में। तो ये हमारे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया कि अभी चाइना ने साउथ एशियन इनिशिएटिव जो बनाया है, इसमें कौन कौन लोग आ गए। तो चाइना तो हो गई, श्रीलंका भी होगा, उसका दोस्त है, पाकिस्तान तो होगा ही होगा, ये तो पक्की बात। नेपाल भी होगा, इनकी मैंने जब रिलेशंस पढ़ा रहे बता ही रहा था, इनको तो आप आंख बंद कर लगा ही सकते हो।
रही बात बांग्लादेश और अफगानिस्तान की, इनको थोड़ा सा याद कर लो कि ये भी शामिल हो गए। लेकिन जैसा मैंने बोला भूटान शामिल नहीं होगा, क्योंकि भूटान ने तो जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको तक ज्वाइन नहीं किया, तो इसमें कैसे आएगी। ठीक है, तो ये हुआ है। और चाइना ने यही कहा है कि भाई हम सबको कोविड-19 वैक्सीन दे देंगे, हम पैसा दे देंगे, आपकी गरीबी दूर होगा कुछ नहीं, चाइना फिर सबको डेप ट्रैप में फंसाएगा। बाकी हमें नहीं जानना क्या कर रहा है, इतना जान लीजिए कि चाइना ने, और इससे एक हमें ये खतरा हो गया कि देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क को फिर चाइना फंसाने लग गया। BRI में तो शामिल कर ही लिया था, अब एक नया झुंझुना लेके आ गया, साउथ एशियन इनिशिएटिव, और हम फिर फेल हो गए डिप्लोमेसी में। भाई हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना के पास फिर चले गए हाथ मिलाने। तो इससे मालूम चल रहा हमारे इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं वो कमजोर हैं, पड़ोसी मुल्क मान ही नहीं रहे, बार बार चाइना के पास जा रहे हैं। ठीक है, और जैसा कि हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी पे लेक्चर लिया ही है कि हम वैक्सीन डिप्लोमेसी बहुत अच्छी कर रहे थे, लेकिन जब हमारे ऊपर बात आ गई तो हमने बंद कर दिया। अब वो जो गैप है, वो जो वैक्यूम है, वो जो खालीपन है, वो चाइना भरने को तैयार है। चाइना बोल रहा है कि मैंने एक वैक्सीन बनाई है, उसका नाम है साइनोफार्म, साइनोफार्म नाम है, ये चाइना की वैक्सीन है, साइनो है ना। तो देख लेना साइनोफार्म है कि साइनोवैक है, मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है। तो चाइना बोल रहा मेरी वैक्सीन है, ये आओ ले लो, फ्री में नहीं दूंगा, पैसे में दूंगा। हम तो फ्री में दे रहे थे वैक्सीन डिप्लोमेसी में बहुत सारे देशों को, ये पैसा लेगा, लेकिन मरते क्या ना करते, भारत दे ही नहीं रहा है तो चाइना के पास चलेगा। ठीक है, ये है एक छोटी सी न्यूज है, न्यूज इन ट्रांजिशन। अब भैया आप सवाल आ गए, अब सवाल अटेम्प्ट करो, सवाल को अटेम्प्ट करो और रिप्लाई मुझे दो। चंचल लेपाक्षी टेम्पल ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन तो नीचे लिखे हैं, ऑप्शंस देखो वो तो। चलो एक काम करो, ये आप लोग ना अभी मत अटेम्प्ट करो, अभी थोड़ा इसके बारे में सर्च करो। म्यूरल पेंटिंग क्या होती है बोल बता देता हूँ। दीवार जो होती है, गुफाओं की दीवार, उसमें पेंटिंग होती है, उसमें पेंटिंग की रहती है। दीवार की जो पेंटिंग होती है उसे कहते हैं म्यूरल पेंटिंग, जो दीवारों में की गई है, उकेरी गई है या फिर की गई है। तो अजंता केव्स में है क्या म्यूरल पेंटिंग, लेपाक्षी टेम्पल में म्यूरल पेंटिंग है क्या, और सांची स्तूप में म्यूरल पेंटिंग्स हैं क्या, सर्च करो, फिर इसका रिप्लाई करना। ठीक है, और ये तीनों आप सर्च करके रिप्लाई करना, चाहो तो मेरे ग्रुप में डाल देना। और ये एक क्वेश्चन है मेंस के लिए कि भैया जो CBDC बना रही सरकार, RBI जो CBDC को प्लान कर रही है, इसके क्या प्रॉस और कॉन्स है, यानी क्या इसके अच्छी बातें हैं, गुड है, और क्या इसकी बैड बातें, क्या इसके एडवांटेजेस हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस, इसके बारे में अटेम्प्ट करना है आप लोगों को 200 वर्ड में। ठीक, सरकार ये CBDC के बारे में, हम जो इसमें काम करना चाह रहे हैं, इससे क्या हमें फायदा होगा, क्या हमें नुकसान होगा, इसके बारे में बताना। ठीक है, तो इनको अटेम्प्ट करो आप अपने हिसाब से, पहले पढ़ो, ऐसे नहीं हवा में मत करो, थोड़ा सा आप लोग इसको 3 क्वेश्चन है इनको अटेम्प्ट कर, और उसके बाद रिप्लाई कर देना, चाहे ग्रुप में कर देना या तो कल देख लेंगे। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट हो तो पूछ लो। चित्रांश कह रहे हैं अभी कर लेते हैं, अभी तो करवा दूंगा मैं, लेकिन फिर आप कभी अजंता को खोल के नहीं देखोगे कि अजंता किस बात के लिए फेमस है, लेपाक्षी किस बात के लिए फेमस, सांची किस लिए फेमस। मुझे क्या, मैं तो करवा दूंगा, लेकिन मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, ग्वालियर देखो कि भाई बुंदेला किंगडम थे क्या वहाँ पे, ओरछा में थे क्या। वैसे अमूमन इसके जवाब आपको इस नोट से मिल जाएंगे, अगर अटेम्प्ट करो खुद से, कल कल देखेंगे। ठीक है।